हेलो बच्चों। तो जैसे हो आप सभी, होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, है ना। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था प्रोबेबिलिटी फंक्शन और डी मॉर्गन्स लॉ। क्या हमने अभी मतलब स्टार्ट ही किया था, तो वो हम डी मॉर्गन्स लॉ तो फिनिश नहीं कर पाए थे। और हमने कॉम्प्लीमेंट्स के क्वेश्चन किए थे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे हमने प्रोबेबिलिटी के, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में, आपके जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स को बहुत ही फन तरीके से कैसे सीखा जाता है वो आप इस चैनल से जरूर सीखेंगे। तो हम बिना कोई टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं एक बार। अब डी मॉर्गन्स लॉ हमने आपने सेट्स में पढ़ा होगा, जो सा होता है ना, सेट्स वाला चैप्टर, सेट्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने डी मॉर्गन्स लॉ। तो प्रोबेबिलिटी में भी डी मॉर्गन्स लॉ यूज होता है। वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये कहता है। अब ये कहता तो है, पर इसका जो प्रूफ है ना, इसका प्रूफ थोड़ा सा देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लो ये हमारे पास एक सैंपल स्पेस है, दिस इज अवर सैंपल स्पेस, और ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। प्लीज राइटिंग के लिए थोड़ा एक्सक्यूज कर देना, आप समझने पे ध्यान दीजिए थोड़ा। और अब हमें इसका प्रूफ चाहिए कि ये कैसे आया। तो ए कॉम्प्लीमेंट अगर मैं आपसे पूछूं क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन, है ना, यानी कि ये सारा पोर्शन, ए को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन। अच्छा, और अब मुझे बताओ कि बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अब मैं पूछूं आपसे बी कॉम्प्लीमेंट क्या है। बी को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन, है ना, ये बी को छोड़ के, है ना, ये वाला सारा पोर्शन आएगा। तो अब आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा कि ए कॉम्प्लीमेंट की जब हम इंटरसेक्शन लेंगे बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो वो क्या आएगा। अब इंटरसेक्शन में कौन सा एरिया आ रहा है, इंटरसेक्शन में हमारा जो एरिया आ रहा है वो ये वाला है, ये वाला एरिया आ रहा है हमारा इंटरसेक्शन में। और ये क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये मैंने आपको डायग्राम से समझाया कि ये ऐसे है, और दोनों साइड हमने बस प्रोबेबिलिटी ली है ना। तो ये ऐसे करके आपका डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव होता है। आपको ये डी मॉर्गन्स लॉ समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि ये मैंने कैसे प्रूव किया। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा ये येलो वाला पोर्शन, यानी ए को छोड़ के सारा, ठीक है, जिसमें बी का कुछ पार्ट आएगा। और बी कॉम्प्लीमेंट होगा ये रेड वाला पोर्शन, जिसमें बी को छोड़ के सारा। और इनकी इंटरसेक्शन, अब येलो और रेड कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे तो कर नहीं रहे, ये बाहर कर रहे हैं, इसके बाहर पे इंटरसेक्शन वो कर रहे हैं। येलो और रेड वाले ये इंटरसेक्शन कर रहे हैं, ये। तो ये क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा ये वाला जो हमने किया डी मॉर्गन्स लॉ, ये हमने वेन डायग्राम के थ्रू प्रूव कर दिया, थ्रू वेन डायग्राम हमने प्रूव कर दिया डी मॉर्गन्स लॉ को, की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये होता है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। काफी जगह में पूछा जाता है, पिछली वीडियो में मैं प्रूफ नहीं बता पाया था, है ना। और जिसने उससे पिछली वीडियो भी नहीं एक्सेस की है वो भी देख लेना, वो प्रोबेबिलिटी के बारे में है, बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। और उसमें हमने काफ़ी क्वेश्चंस भी किए हैं जो आपके बोर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो एक जल्दी से आप मेरे लिए एक क्वेश्चन कर दो प्लीज। अब हमें इसमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0.25, और फिर गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 0.25, दोनों ही 0.25।
हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें गिवन है 0.25, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.6। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये ठीक था, ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था कि ये दोनों सेम गिवन है क्वेश्चन में, पर सेम ही गिवन है, तो ये हमें निकालनी है। फाइंड दिस, यू कैन पॉज द वीडियो एंड फाइंड द आंसर, और बाद में मिला सकते हो कि सही है या नहीं। अब हमें अभी अभी ताजा ताजा फॉर्मूला पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, है ना। और अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालनी है तो आएगा 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब ये मैंने पिछले वीडियोज में बहुत क्लियरली फॉर्मूला बताया था कॉम्प्लीमेंट का, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 1 होता है ना। तो ये हमारा जब आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का अगर हमें अब कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन, हमारे पास ये वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और अगर ये वाली प्रोबेबिलिटी आ गई तो हम ये वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक तो डी मॉर्गन्स लॉ लगाया है यहाँ पे, आई हैव अप्लाइड डी मॉर्गन्स लॉ हियर, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये किया है, ये वाला फॉर्मूला लगाया कि कि हमारा ये वाली अगर निकालनी है हमें प्रोबेबिलिटी, तो हम 1 माइनस करेंगे इसको, तो इससे हमारा जो ये 0.25 है, तो मेरे पास 0.75 वैल्यू आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की। इसकी वैल्यू 0.25 रखेंगे और 1 में से माइनस करेंगे, तो हमारे पास ए यूनियन बी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.75। ये आपको होप अच्छे से समझ आ रहा होगा, कुछ नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लीजिए। और अब हमें वैल्यू क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू गिवन है 0.25 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू गिवन है हमें 0.6, और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालनी है। अब ये तो आप निकाल सकते हो, ये तो कुछ भी नहीं है ना, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमें ये निकालना है, ये पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो ये आप निकालो और आंसर लिखो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका मैं आंसर आपको कमेंट में ही बताऊंगा, ये आप निकाल के मुझे कमेंट्स में आंसर देना इसका क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आने वाले हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन आपके लिए, द probability that it will rain today is 0.86. Find probability that it will not rain। तो अगर हमें ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हमें एक इवेंट ई है जो है रेन टुडे, इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.86, और ये इट विल नॉट रेन, यानी कि ई कॉम्प्लीमेंट नॉट रेन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। ये आप बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आप निकाल सकते हो। ये जस्ट आप प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, हम बिगनिंग से एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं, तो जिनको ये चीज़ें आती हैं तो वो ये मत समझे कि हम इसी लेवल पे रहेंगे। हम बहुत अच्छे क्वेश्चन भी इस लेक्चर के एंड पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी हम इसके साथ करने वाले हैं, और इससे अगला भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो कुछ भी नहीं। अब हमें ये निकालना है, तो ये आ जाएगा 1 - 0.8, क्या होगा ये 1 - 0.8, ये आप वैल्यू निकाल सकते हो।
तो ये आप आसानी से निकाल सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, 1 माइनस 0.86 0. दिस इज द आंसर ऑफ दिस. ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया. अब आते हैं एक और एग्जाम्पल. ये सारे एग्जाम्पल्स आपके कहीं ना कहीं आए हुए हैं, है ना. ये कहीं ना कहीं आपके आए हुए क्वेश्चन हैं, जो आपके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं. इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मेन चीज आती है बेस थ्योरम, हम वो भी स्टार्ट करने वाले हैं, है ना. इसके बाद करते हैं स्टार्ट. तो पहले एक एग्जांपल करो. सेट ए है 2 3 4 5 और सेट बी है 11 12 13 14 15. इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन का लगेगा, नहीं भी आता तो भी हो जाएगा ये क्वेश्चन इससे, है ना. नाउ टू नंबर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम बोथ एट रैंडम. टू नंबर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम both at random. Find probability that their sum is 16. Find the, ये करें आप क्वेश्चन, that their sum is 16. तो आप ये क्वेश्चन करें और आंसर मिलाएं कि क्या है. वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं. तो हमें क्या है, टू नंबर सिलेक्ट करने हैं सेट से. इस सेट में टोटल एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में 4 है और नंबर ऑफ एलिमेंट बी में 5 है. तो अगर हमें अब सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन लिखने के लिए हमें सैंपल स्पेस चाहिए. अब हमें टू नंबर सिलेक्ट करने हैं दोनों से. तो या तो मैं 2 और 11 सेट कर लूं, 2 11, और या मैं 2 के साथ कर लूं 15 को सिलेक्ट. ठीक है, और ऐसे ही करके मैं 3 के साथ 11 कर लूं और 3 के साथ 15 कर लूं. तो आप टोटल बताओ कि कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस. कमेंट सेक्शन में अगर आपने लिखा है, आपने निकाला है, तो मुझे नंबर ऑफ इवेंट्स इन सैंपल स्पेस बताओ कितने हो. बहुत आसान है. और वैसे भी जब भी एक दोनों से एक साथ सिलेक्ट होते हैं एलिमेंट्स, इससे भी सिलेक्ट होता है, इससे भी सिलेक्ट होता है, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में आते हैं वो होते हैं number of elements of A into number of elements of B, that is equal to 4 into 5, that is 20. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सैंपल स्पेस में होंगे वो 20 होंगे, क्योंकि ये हमारे कॉलम्स 4 हैं और रो जो होगी हमारे जो रो है हमारे पास 4 रोज हैं और कॉलम्स हमारे कितने हैं, 5. 5 कॉलम्स, 5 कॉलम्स 4 रोज, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा. हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और हम, है ना, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी से भी निकाल सकते हैं कि या तो 2 11 होगा, 2 12 होगा, 2 13 होगा, या 3 के साथ होगा. एक एलिमेंट के साथ 5 आ रहे हैं, तो 4 एलिमेंट के साथ कितने आएंगे 20 आएंगे, है ना. तो 3 4 मेथड से बताया है सैंपल स्पेस कैसे लिखते हैं. 3 4 मेथड से समझा दिया ये वाला क्वेश्चन का सैंपल स्पेस. ये सैंपल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वही गलत लिखोगे तो क्वेश्चन नहीं. अब हमें बोला है कि फाइंड द सम, लेट ए बी द इवेंट जिसमें है सम इक्वल 16. अब आप क्वेश्चन से ही देख के बता दो कि क्या कितनों में आ रहा है सम. 16 देखो, 16 चाहिए. 15 को कितने में ऐड करूं कि 16 आ जाए. आ रहा है कॉम्बिनेशन बनेगा. 15 तो 2 के साथ करोगे 17, 3 के साथ करोगे 18, 4 के साथ करोगे 19 और इसके साथ करोगे 20. तो 15 को तो नहीं आएगा. 15 वाला तो कोई भी नहीं एलिमेंट आएगा. जो इसमें लास्ट लाइन होगी ना हमारी, ये वाली 215, है ना, फिर आएगा 315, ऐसे वाली, इसमें से तो कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट नहीं होने वाला हमारा. और अब आते हैं 14. इसमें 14 के साथ आता हूँ.
अब मैं 16 चाहिए, 14 को अगर मैं 2 के साथ ऐड करूं, है ना, इसमें अगर मैं 14 को 2 के साथ ऐड करूं तो क्या बन रहा है, 2 और 14 का सम आ रहा है। इसमें जब मैं लिखूंगा 2 और 14, तो एक तो एलिमेंट आएगा हमारे पास 2,14। और दूसरे दूसरे में हम बात करते हैं 13 में, क्या ऐड करूं कि 16 बने 3, तो 3,13 भी आएगा, और वो सेट में है ना, यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा 3,13 भी आएगा, वो यहाँ पे कहीं होगा 3,13, यानी इसमें होगा 3,13, तो एक आएगा 3,13 रिजर्वेशन। और 12 को किसी के साथ करूं, 12 को 4 के साथ कर लो तब भी आ जाएगा। 12 को हमने 4 के साथ किया तब भी आ जाएगा। मैंने शायद उल्टा लिख दिया क्या, सॉरी, आएगा 4 और 12, ये आएगा 4 और 12, और एक और आएगा हमारा 11 वाला भी आएगा। 11 को किसी के साथ ऐड करूं, 5 के साथ करूं तब भी आ जाएगा ना, 5,11 भी आ जाएगा। और हमारा आ जाएगा 5,11। ये मैंने पूरा सैंपल स्पेस नहीं लिखा है, ये मैंने आपको जस्ट बताया है कि कैसे लिखना है। इसमें हमें सैंपल स्पेस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ नंबर चाहिए, और नंबर काउंट करना बता दिया। 2 के साथ ये 5, 2, 11, 2, 12, 2, 13, 2, 14, 2, 15, 5 आएंगे। उसके बाद 3 के साथ 11, 12, ऐसे ही 5 के साथ भी नीचे नीचे जाते जाते हमारे पास 5 आ जाएंगे, है ना। तो चार हमारे पास क्या है इसमें, हमारे पास इसमें 4 हो गई हमारी रोज, और 5 हो जाएंगे हमारे कॉलम। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 20, और इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट, ये ए सेट है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए वो हमारे 4 आएंगे। तो अगर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 4 आए, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस, दैट इज इक्वल टू 4/20, विच इज इक्वल टू 1/5। दैट इज अवर आंसर। तो ये तो हमारा हो गया डी मॉर्गन्स लॉ, और डी मॉर्गन्स लॉ पे कुछ क्वेश्चंस थे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं डी मॉर्गन लॉ पे। आपको पता होना चाहिए कि डी मॉर्गन लॉ होता क्या, उसका प्रूफ क्या है। कई बार बोर्ड एग्जाम में, है ना, डी मॉर्गन लॉ इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी का हमसे प्रूफ काफी बार पूछा गया है, और काफी बार पूछा भी जाता है। तो हम अब अगले टॉपिक पे आने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अभी तक हम जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कर रहे थे ना, उसमें कोई कंडीशन नहीं थी, है ना, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, इसमें कुछ हमारे पास, है ना, रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी एम्बेडेड होती हैं, है ना, कि क्वेश्चंस के अंदर ही इसमें हमारे पास रेस्ट्रिक्शन होती, है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर हमारे जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें हमारे पास कोई ना कोई जैसे रेस्ट्रिक्शन हो, वो होती ही होती है ना। तो ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का, हर बार पूछा जाता है ये वाला। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं, प्लीज आप पिछली वीडियोस को देखिए, उसमें प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स हैं। और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बटन सब्सक्राइब का दबाने से मेरा भला हो जाएगा, आपका कुछ मिल जाएगा, और मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। मैं आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो से फन तरीके से मैं बनाता रहूं। हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो मैं सोच रहा था कि क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा पर अच्छे वाला क्वेश्चन, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हम करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि अगेन वीडियो ये काफी लंबी बन रही है, और इतनी लंबी लंबी वीडियोस मैं नहीं चाहता कि मैं इतनी लंबी लंबी वीडियो। तो अच्छा, अब आते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। ई एंड एफ आर टू इवेंट्स, and we are given that we are asked to find probability
ऑफ इवेंट E given F has already occurred। तो अगर हमें एक चीज है कि E और F तो हमारे दो इवेंट्स हैं और हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ई इवेंट E की गिवन F हैज ऑलरेडी अक्सर। अब इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूं कि हमें तीन कैट्स हैं, है ना, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑल थ्री आर मेल्स। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि तीनों के तीनों मेल्स हैं गिवन एट लीस्ट वन इज मेल। ये आपका होमवर्क है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, ये कुछ है ना, ये इस वीडियो में नहीं बता रहा, ये मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब इसमें हमें एक चीज बोल दी कि तीन मेल्स हैं, है ना, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑल थ्री आर मेल्स। तीन कैट्स हैं हमारे पास, है ना, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑल गेटिंग ऑल थ्री आर मेल्स गिवन एट लीस्ट वन इज मेल। ये होगा आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन सॉल्व। ये आपका होमवर्क है ना। ये एक एग्जांपल है कि हमें, अब देखो, हमें पहले बोला जाता था कि अगर हमें सिर्फ तीन मेल्स की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी, तीन कैट्स हैं और तीन मेल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कोई कंडीशन नहीं थी, पर यहाँ पे कंडीशन आ गई, ये होती है कंडीशन। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को मैं साइड कर रहा हूं और मैं इस डेफिनेशन को कंप्लीट कर रहा हूं। ये आपका होमवर्क है, मैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब जब भी नेक्स्ट वीडियो होगी, है ना, कल परसों जब भी, है ना, उसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो E and F are two events when we are asked to find the probability of event E given F has already occurred। याद रखना, ये हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी गिवन F हैज, और प्रोबेबिलिटी E की निकालनी है और हमें गिवन है F ऑलरेडी अक्कर हो चुका है, और इसमें F है, F वो इवेंट है जो ऑलरेडी अक्कर हो चुका है। ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी। ये इसका फॉर्मूला होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस फॉर्मूला पे बेस्ड आपको आसानी से मिल जाएंगे, है ना। इस फॉर्मूला के बेस्ड ऊपर आपको काफी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, है ना। ये क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, है ना, कि एक दे दिया दूसरा निकालो, दूसरा दे दिया तीसरा निकालो, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे मैंने अभी लिखा। ये आपका क्वेश्चन दो मेथड से मैं करने वाला हूँ अगली वीडियो में, है ना। एक तो नॉर्मल मेथड होगा और एक होगा हमारा यही वाला मेथड, है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला मेथड। और इसको हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम दिया है 12वीं में, जो इसका क्वेश्चन आना ही आना है, बेस थ्योरम। ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला है, ये वाला। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन गिवन होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज ग्रेटर देन जीरो। क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जीरो हो गई, ठीक है, तो इसकी जो होगी, इसकी रेंज बाहर हो जाएगी। हमें प्रोबेबिलिटी फंक्शन की, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में रेंज बताई थी, 0 से 1 होती है। अगर ये 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा और ये रेंज से बाहर हो जाएगा। तो ये कंडीशन एप्लीकेबल है। अरे 0 क्यों कट गया? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि बेस थ्योरम का एक सिंपल सा क्वेश्चन, बिगनर्स के लिए केक वॉक, सिंपल सा केक वॉक करके हम वीडियो एंड करने वाले हैं। हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F हैज, इसे ऐसे ही बोलना, E गिवन F हैज ऑलरेडी अक्सर्ड। ये कितनी है? 3/5। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी F की गिवन है हमें 5/7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ
ई की गिवन है हमें कितनी, 4/7। और अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब ये वाली प्रोबेबिलिटी, इन सारी प्रोबेबिलिटी से हमें ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये वाली प्रोबेबिलिटी आप आसानी से कैसे निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये आप मेरे साथ लिखिए, नोट साथ साथ बनाते जाइए, आपको काम आने वाले हैं ये नोट्स। आप साथ साथ नोट्स बनाइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ की वैल्यू है 3/5 और ये हमें निकालनी है। और इस चीज की वैल्यू है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की 5/7। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3/5 इंटू 5/7 दैट इज इक्वल टू 3/7। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि जो मैंने आपको दिया। और जो मेन क्वेश्चन है वो आपको ये कर, we are given three cats, we have to find the probability of getting the all three cats, all three cats are males, and we are given that at least one is male। ये आपको करके आना है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन और करेंगे प्रोबेबिलिटी के ही। तो आज के लिए इतना ही। हमने आज की वीडियो में सीखा डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। उसके बाद हमने किया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और उसके बाद मैंने आपको बेस थ्योरम बताई, और बेस थ्योरम के बाद मैंने आपको एक होमवर्क दिया कि जो आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन जो है वो करके आना है ना। अगली वीडियो में हम वो अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। नेट से मत देखना, अगर नेट से ही देखना है तो पढ़ना मत, ठीक है ना। अगर नेट से ही करना है तो पढ़ना बुढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। ये आप अपने आप करना क्वेश्चन, है ना। नहीं होगा हम करेंगे अगले अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। आपका सपोर्ट चाहिए मुझे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि मुझे सपोर्ट आपका मिलता रहे, है ना। क्योंकि ये एक नया चैनल है, मैं एक मोटिव के साथ वीडियोस बना रहा हूँ कि मैथ्स को एक इंटरेस्टिंग वे में हम, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे, एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना चाहता हूँ। तो आपको जितना पढ़ाऊँ समझ आ रहा होगा। मुझे आपके फीडबैक चाहिए, प्लीज़ कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर लिखना। और लाइक सब्सक्राइब तो आपको पता ही है, कर देना यार। बहुत बहुत धन्यवाद। टिल देन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मिलते हैं अगली वीडियो। धन्यवाद।